ओके जनाब, नेक्स्ट इज द गैमा डीके। अब ये गैमा डीके हमारे पास क्या है? गैमा एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसे हमने वेव्स कहा था, या जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, या पार्टिकल की ज़बान में हम कहते हैं कि ये वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स हैं। हमारे पास ये फोटॉन्स हैं जिनकी जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी क्या करते हैं, पोजेस करते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। अब गैमा डीके कब होता है, ये ज़रा अच्छी तरीके से याद रखिएगा। गैमा डीके खुद से होने वाला प्रोसेस नहीं है। ये बहुत अहम बात है, इसको सुन लो। ऐसा नहीं है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ये मेरे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है और इसने क्या किया जनाब अली, इसने गैमा रेज, यहां मैं रेज लिख रहा हूं। अभी एक सवाल भी आया था कि बीटा को रेज या अल्फा को रेज कह सकते हैं। उसूली तौर पे तो नहीं कहना चाहिए, बीटा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल है, लेकिन गैमा पार्टिकल्स नहीं है। एनर्जी के पार्टिकल हो सकते हैं, फोटॉन्स कह सकते हैं, तो इनको आमतौर पे हम रेज कहते हैं। ओके, सो जो गैमा रेज हैं, वो एक न्यूक्लियस जो है वो गैमा रेज एमिट करना शुरू कर दे। नो, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टली गैमा रेडिएशन कभी स्टार्ट नहीं होती। गैमा डीके या गैमा रेज किसी न्यूक्लियस से कब निकलती है? जब वो न्यूक्लियस या तो अल्फा डीके कर चुका हो या बीटा डीके कर चुका हो। इसका मतलब यह है कि गैमा डीके जो है वो कंसीक्वेंस है। अगर गैमा डीके हो रहा है, किसी न्यूक्लियस से गैमा रेडिएशन निकल रही हैं, तो ये इस बात का प्रूफ है कि उसमें से अल्फा या बीटा रेडिएशन निकली हैं। ये बिल्कुल वैसी बात है यार। देखो कि अगर मेरा मैथ्स ज़्यादा है तो मुझे डॉक्टर एडवाइस करेगा अपने मैथ्स कम करो। मैं जिम में जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, और एक्सरसाइज मैंने बड़ी इंटेंस किस्म की एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद ज़्यादा पसीने वगैरह निकलेंगे, तो आप समझ सकते हो कि जी 10 ग्राम या 20 ग्राम तो वजन कम हो ही जाएगा। 10-20 ग्राम इतना तो कह सकते हो ना। बाद लोग तो स्वानाबाद में बैठ के आधा किलो कम कर लेते हैं, तो मैं तो 10-20 ग्राम की बात कर रहा हूँ। तो ये वजन मैंने एक्सरसाइज, 1 घंटे मैंने एक्सरसाइज की और मैंने 10 से 20 ग्राम अपना जो मास है वो कम कर लिया। बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि जस्ट आफ्टर द एक्सरसाइज मेरी जो जिम में हालत होगी वो क्या होगी? मुझे जिस तरह इस कमरे के अंदर है, मुझे पसीना आ रहा होगा, मेरी सांस बहुत तेज चल रही होगी, तो आप, और मेरे दिल की धड़कन भी, हार्ट बीट भी बहुत तेज होगी, तो आप मुझे क्या बोलोगे? कौन सी स्टेट के अंदर हूं? एक्साइटेड स्टेट। किसमें हूं मैं? और मैं गहरे गहरे सांस लूंगा, आराम से बैठूंगा ताकि मेरा एनर्जी लेवल क्या हो जाए, डाउन हो जाए, यानी मैं कौन सी स्टेट पे आ जाऊं? ग्राउंड स्टेट पे आ जाऊं। तो इसी तरीके से जब कोई न्यूक्लियस अल्फा डीके कर लेता है, वो एक्साइटेड स्टेट में रखा होता है, फिर वो एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट करता है, मतलब गैमा डीके करता है और ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इसी तरीके से एक न्यूक्लियस जो बीटा पार्टिकल को इमिट कर चुका होता है, अब वो कौन सी स्टेट में रखा हुआ होता है? एक्साइटेड स्टेट में। फिर वो गैमा डीके करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करता है और ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। सो गैमा डीके हमें हमेशा अल्फा या बीटा के बाद मिलेगा, नॉट के इंडिविजुअल प्रोसेस हो, ऐसा नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो हम आमतौर पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लिखते हैं AXZ, और उसको हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं और उसके ऊपर स्टार लगाते हैं। इस स्टार का मतलब क्या है? एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट के अंदर है ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। फिर हम इस तरीके से एक एरो लगाते हैं और हम दोबारा इसको लिख देते हैं AXZ। ना मैथ्स में कोई फर्क पड़ा, ना चार्ज में कोई फर्क पड़ा, लेकिन ये स्टार हट गया, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो गई। वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो हमारे पास है गैमा रेज। ये आसान सी बात है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन हो सकती है, और वो ये है कि क्या ये गैमा वही गैमा है जो कि हम लोग इस तरह पढ़ा करते थे कि एक हमारे पास है जनाब अली विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, और विजिबल लाइट में सबसे ज्यादा एनर्जी की जो लाइट है वॉयलेट है, तो उससे ऊपर हमारे पास जो बैंड होता है उसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। उससे ऊपर जो बैंड होता है वो हमारे पास क्या होता है? एक्स रेज। उससे ऊपर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? गैमा रेज। तो ये जो गैमा निकल रही हैं और ये जो गैमा निकल रही हैं, दे आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। हमने ये कहा है कि न्यूक्लियस में से जो हाई एनर्जी निकलती है उसको हमने गैमा का नाम दिया है। ओके, यहां पर जो काम एक्सरे कर रही है एग्जैक्टली वही काम हमारे पास गैमा कर रही है। सो गैमा इज हाई एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्सरे के अंदर लाई करती है। तो ये गैमा और इस गैमा को दोनों को आपस में कंफ्यूज मत कर लीजिएगा आपस में। क्लियर हो रही है ये बात? हमारे गैमा डीके का मतलब क्या है? एनर्जी इमिटिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। जबकि यहां पर जब हम गैमा की बात कर रहे थे या एक्स रेस की बात कर रहे थे, तो वो क्या था? वो कुछ इस किस्म की बात नहीं थी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसकी हमने कोई बात नहीं की थी। ये हमने क्या कहा था? शेल्स है हमारे पास,
और हमने कहा था अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, और वो जो एनर्जी रेडिएट करता है उसे हमने कहा था एक्स रे, बल्कि मोर स्पेसिफिकली कहना चाहिए तो मैंने उसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का नाम दिया था। सो नॉर्मली एटम में से जब एनर्जी निकल रही होती है तो वो कौन सी एनर्जी होती है, ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन कर रहे होते हैं वो होती है, या किसी वजह से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर रहे हो। ये मेरी बात समझ रहे हो? तो आमतौर पे जो हमें किसी एटम से एनर्जी मिलती है वो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द शेल्स है। इस वक्त जो एनर्जी मिल रही है वो शेल से नहीं मिल रही, वो न्यूक्लियस में से निकल रही है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है वो एक्सरसाइज करके फारिग हुए। राइट? शुड आई बी कॉन्फिडेंट कि समझ में आ गया? अब हम बात करने जाएंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, गैमा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो की वॉइस समहाउ जो है ना वो मिस हो गई है, तो मैं अलग से वॉइस रिकॉर्ड करके कुछ बता रहा हूँ आपको, ज़रा गौर से सुन लीजिए। ये कैरेक्टरिस्टिक है गैमा रेस की। गैमा रेस क्या होती है हमारे पास? देखें, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमारे पास, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी होती है हमारे पास। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद याद रखिएगा कहाँ से इमिट हो रही है, न्यूक्लियस में से इमिट हो रही है। ये बहुत अहम बात है। और मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा जब हो जाते हैं तो उसके बाद हमेशा गैमा होता है। तो लिखा है ना, दे आर एकम्पेन्ड विद द इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा होने के बाद हमें मिलती हैं कौन सी रेज? गैमा रेज मिलती हैं, ठीक है। ये अच्छी तरीके से याद रखने वाली बात है। अच्छा, चूंकि ये एनर्जी है तो ना इन पे कोई चार्ज है और ना इनका कोई मैस होगा, क्योंकि एनर्जी है ना। जो फोटॉन्स के बारे में जैसे हमने कहा था, तो नो चार्ज नो मैस, ये आसान सी बात है। अच्छा, फिर ये पेनिट्रेशन कितनी है, सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आइडियली तो हम ये कहते हैं कि नथिंग कैन स्टॉप गैमा रेज, कोई भी एनर्जी जो है ना वो गैमा को रोक नहीं सकती, ये हम लोग कहते हैं। यानी अगर हम फर्ज कर लें लेड है हमारे पास, 1 मीटर थिक है वो, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर 1 मीटर थिक हो, बहुत हाईली डेंस होता है लेड हमारे पास, और मैं क्या करता हूँ, रेडिएशन को इमिट करता हूँ उसके एक तरफ से, यानी 1 मीटर में दिखाना चाह रहा हूँ कि 1 मीटर है, एक तरफ से रेडिएशन इमिट हुई तो दूसरी तरफ कितनी रेडिएशन मुझे मिलेंगी? तो तकरीबन मतलब बहुत मामूली सी मिलेंगी ज़रूर मुझे। तो जब वो इसमें से गुजरेंगी, चूँकि वो हाईली डेंस है हमारा लेड, तो वो उसको स्टॉप करेगा। तो हम कहते हैं कि 1 मीटर जो है वो स्टॉप कर लेता है किसको? लेड को। तो ये बात एक याद रखने वाली बात है, ठीक है। मेरा ख्याल है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये इसकी पेनिट्रेशन से मुतालिक मैं बात कर रहा था। अच्छा, फिर ये इंटरेक्शन मैटर के साथ कैसे करती है, यानी ये जो गैमा है चूँकि एनर्जी है, तो कैसे मैटर इस एनर्जी को एब्जॉर्व करे? 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके चैप्टर 17 में हमने पढ़े हैं। नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक है, यानी एनर्जी आई, वो इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हुई और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कंप्लीट एब्जॉर्ब हो गई, तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सही है। फिर कोई एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन को टकराई, कुछ एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को दी और बाकी एनर्जी दूसरी तरफ स्कैटर्ड हो जाती है ना, और अपनी एनर्जी वो कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके दूसरी तरफ मूव कर जाता है, जिसे हम स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का हमने नाम दिया, रिकॉइल का नाम दिया था, कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है हमारे पास। फिर है एनाइलेशन ऑफ मैटर। तो होता क्या है, एनर्जी आती है और वो एनर्जी हैवी न्यूक्लियस से टकराती है, 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों हमारे पास क्या है? चार्ज पार्टिकल हैं। तो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो वो दोनों चार्ज पार्टिकल यानी जो है वो चार्जेस अब प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हमने लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि हमने लिखा है कि सॉलिड में वो प्रोड्यूस करता है आयोनाइजेशन, और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आयोनाइजेशन, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये कैसे आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है? दिस इज बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी एनर्जी का, यानी गैमा रेस का मैटर के साथ मिलना है। ओके, अच्छा, उसके बाद हमने लिखा है गैस के, चूंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, तो गैस में विदाउट इनकाउंटर, बगैर टकराए बहुत उसमें से गुजर जाती है। तो जब बगैर गुजर जाती है तो जो लेस आयोनाइजेशन है किसकी? अल्फा और बीटा के मुकाबले में, किसकी? गैमा के मुकाबले में। गैमा की किस में हम बात कर रहे हैं? एयर के अंदर बात कर रहे हैं या गैस के अंदर हम बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सारी बात समझ में आ गई होगी। तो कॉम्पटन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक हो गया हमारे पास, एनाइलेशन हो गया, ये तरीके हैं जिससे वो पार्टिकल क्या करता है, यानी मैटर को आयोनाइज करता है। आयोनाइजेशन का मतलब समझ गए, यानी एटम को आयन बनाता है, उसमें से चार्ज पार्टिकल निकालता है। वो चार्ज पार्टिकल किससे टकराएंगे? अगर किसी फ्लोरेसेंट स्क्रीन से टकराएंगे तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या करेगी? ग्लो करेगी। तो ग्लो यानी फ्लोरेसेंस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? इस आयोनाइजेशन के जरिए, फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन। मेरा ख्याल है सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।